अकबर, बीरबल और किस्मत का धनी व्यक्ति व सोने का अंडा। सम्राट अकबर का दरबार सज चुका था। अमीर उमरा, सेनापति, कवि, चित्रकार और विद्वान सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। लेकिन आज दरबार की हवा कुछ अलग थी। द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, आगरा नगर से एक अनोखा व्यक्ति आपकी बारगाह में पेश होने की अनुमति चाहता है। उसके पास एक ऐसी वस्तु है जो पूरे साम्राज्य में किसी के पास नहीं। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। अनोखी वस्तु? लाओ, उसे अंदर बुलाओ। कुछ ही क्षणों में एक गरीब सा किसान दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक टोकरी थी, जिसे कपड़े से ढक रखा था। वो झुककर बोला, जहां पनाह, मैं रामदीन, आगरा का साधारण किसान हूं। परंतु मेरे पास जो है वो साधारण नहीं। ये देखिए। उसने कपड़ा हटाया। टोकरी के भीतर एक चमचमाता सोने का अंडा रखा हुआ था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर उठकर अपनी जगह से आगे आए और अंडे को ध्यान से देखा। ये तो बिल्कुल असली सोना प्रतीत होता है। दरबार के जौहरी ने तुरंत अंडा परखा और कहा, जहांपनाह, ये खालिस सोना है, इसमें कोई धोखा नहीं। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। रामदीन, ये तुझे कहां से मिला? क्या तूने चोरी की है या तुझे किसी ने धोखे से दिया? रामदीन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, ये अंडा मेरी बत्तख ने दिया है। रोज नहीं, लेकिन हर तीसरे दिन वो एक सोने का अंडा देती है। मैंने कई बार देखा और अब मुझे यकीन हो गया कि ये चमत्कार सच है। मैं आज इसे आपके दरबार में लाया हूं ताकि आप स्वयं इसकी जांच करें। पूरा दरबार गूंज उठा। कोई कह रहा था ये जादू है, कोई कह रहा था ये असंभव है। अकबर ने सबको शांत किया। अगर ये सच है तो ये हमारी सल्तनत के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसी बातों में धोखा भी हो सकता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें इस मामले की तह तक जाना होगा। ये किसान सच बोल रहा है या हमें मूर्ख बना रहा है, इसकी जांच करो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे, परंतु मैं कहूंगा कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। सच सामने आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। रामदीन को शाही मेहमान की तरह ठहराया गया। दरबारियों में चर्चा छिड़ गई कि कैसे एक साधारण किसान अचानक किस्मत का धनी बन गया। लोग उसे देखने आते, कोई बधाई देता, कोई ईर्ष्या करता। बीरबल ने रामदीन से गहरी बातचीत की। रामदीन, तुझे कब पहली बार ये अंडा मिला? हुजूर, लगभग 2 महीने पहले। उस दिन मैंने देखा कि मेरी बत्तख के नीचे चमचमाता अंडा रखा था। पहले तो मैंने सोचा कि ये सपना है, लेकिन जब जौहरी ने बताया कि ये असली सोना है, तब मेरी समझ में आया कि ये अलौकिक वरदान है। और तेरे पास कितने अंडे जमा हो गए हैं? रामदीन ने हिचकिचाते हुए कहा, लगभग 20 अंडे, जिनमें से कुछ मैंने बेच दिए हैं और कुछ छुपा कर रखे हैं। बीरबल की भौहें तंग गई। अच्छा, तो कोई और इस बात को जानता है? नहीं हुजूर, सिवाय मेरी पत्नी और बच्चों के। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो मामला अद्भुत है, लेकिन इसमें कोई न कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने गुप्तचर भेजे कि किसान के घर और खेत की निगरानी करें। कई रातें बीत गई, परंतु कोई अजीब बात नहीं दिखी। एक रात अचानक गुप्तचर ने आकर बताया, हुजूर, हमने देखा कि रामदीन की बत्तख ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर बीरबल हैरान रह गए। तो ये मामला और भी गंभीर है। इसका मतलब ये चमत्कार सचमुच हो रहा है। जैसे जैसे खबर फैली, दरबारियों में लालच पनपने लगा। कोई कहता, अगर ये बत्तख शाही खजाने में हो तो कभी सोना खत्म न होगा। कोई कहता, रामदीन जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी किस्मत क्यों मिली? एक दिन सेनापति ने कहा, जहांपनाह, ये बत्तख शाही सल्तनत की अमानत होनी चाहिए। रामदीन से इसे ले लेना ही उचित होगा। पर बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी जल्दबाजी न करें।
जो चीज दिखने में वरदान लगती है वो कभी कभी अभिशाप भी बन सकती है। अकबर सोच में पड़ गए। अगर ये बत्तख सचमुच रोज सोना देती रही तो हमारा साम्राज्य अमीरों से भी अमीर हो जाएगा। पर अगर इसमें कोई चालबाजी हो तो हमारी बदनामी होगी। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तू इस रहस्य का पूरा सच सामने लाए। जब तक तू संतुष्ट न हो कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बीरबल ने अपनी जांच और गहरी की। उन्होंने देखा कि रामदीन की जिंदगी में अचानक बदलाव आ गया था। पहले जो किसान फटेहाल था, अब उसके पास दौलत, गहने और नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर झलकता था। एक रात बीरबल ने गुप्त रूप से रामदीन से पूछा, रामदीन, सच सच बता, क्या तू खुश है इस किस्मत से? रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। हुजूर, सच कहूं तो मैं अब डर के साए में जीता हूं। पड़ोसियों की निगाहें बदल गई है, लोग मुझसे जलते हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि ये बत्तख साधारण नहीं है। जब वो अंडा देती है तब उसके पंखों से अजीब सी चमक निकलती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। मैं डरता हूं कि कहीं ये कोई शैतानी शक्ति तो नहीं। ये सुनकर बीरबल भी सिहर उठे। अगर ये सच है तो मामला और भी पेचीदा है। सोने का अंडा वरदान नहीं, शायद अभिशाप हो। उन्होंने सोचा कि इस बत्तख का रहस्य खोलना ही पड़ेगा। अकबर ने आदेश दिया, 3 दिन बाद इस बत्तख को दरबार में लाया जाए। सबके सामने इसका सच परखा जाएगा। ये खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे ताकि इस अद्भुत दृश्य को देख सकें। रामदीन कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी किस्मत अब उसका साथ छोड़ने वाली है। निर्धारित दिन पर दरबार खचाखच भरा हुआ था। मंच पर रामदीन की बत्तख रखी गई। सबकी निगाहें उसी पर थी। कुछ देर बाद बत्तख ने अजीब सी आवाज निकाली और धीरे धीरे बैठ गई। पंखों से हल्की चमक निकली और वहां पड़ा था एक और चमचमाता सोने का अंडा। पूरा दरबार दंग रह गया। लोग अल्लाह अकबर कहकर पुकार उठे, पर बीरबल की आंखें गहराई से बत्तख पर जमी थी। उन्होंने देखा कि उस वक्त बत्तख की आंखें सचमुच लाल हो गई थी। अकबर बोले, ये तो कमाल है। अब कोई शक नहीं कि ये बत्तख असाधारण है। लेकिन बीरबल बोले, जहांपनाह, ये खेल यही खत्म नहीं होता। मुझे यकीन है कि इस सोने के अंडे के पीछे कोई गहरा रहस्य है। अगर इसकी तह तक न पहुंचे तो ये सल्तनत के लिए खतरा भी बन सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, तुझे पूरी छूट है। जो सच है उसे उजागर कर। रामदीन डर के साए में है। दरबार लालच से भरा हुआ है। अकबर उम्मीद और चिंता दोनों में डूबे हैं। और बीरबल अब इस सोने के अंडे और किस्मत के धनी व्यक्ति का पूरा सच उजागर करने निकल चुके हैं। दरबार में जब सबके सामने बत्तख ने चमकता हुआ सोने का अंडा दिया था तो पूरा महल जैसे अवाक रह गया था। हर ओर फुसफुसाहट और हैरानी थी। अकबर के दरबार के इतिहास में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ था। अकबर ने अंडे को उठाकर गौर से देखा। सबूत हमारे सामने है, ये साधारण घटना नहीं। मगर बीरबल, तेरी आंखों में सवाल अब भी बाकी क्यों है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि अंडा सोने का है, लेकिन हर सोने की चमक सुख और समृद्धि ही लाए, ये जरूरी नहीं। इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी तक हम सबकी निगाहों से परे है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल के शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। रात को बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे सोच रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की रेखाएं थी। अगर ये बत्तख वास्तव में वरदान है तो सल्तनत अमीर हो जाएगी, लेकिन अगर इसके पीछे कोई चाल या अभिशाप है तो ये हमारे साम्राज्य को बर्बाद भी कर सकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब सीधे रामदीन और उसकी बत्तख की निगरानी करनी होगी। गुप्तचरों को आदेश दिया गया कि हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। रामदीन अब शाही मेहमान की तरह महल में ठहराया गया था।
सोने के अंडे की वजह से वो आम किसान से अचानक सबका केंद्र बन गया था। एक रात उसकी पत्नी ने फुसफुसाकर कहा, रामदीन, मुझे डर लगता है। ये बत्तख साधारण नहीं। जब ये अंडा देती है तो इसकी आंखें लाल हो जाती है और शरीर कांपने लगता है। क्या पता ये हमें किसी अनहोनी की ओर न ले जा रही हो। रामदीन का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन दरबार में सच उजागर करना मेरे बस में नहीं। अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे झूठा और पागल समझेंगे। इसी बीच दरबार में खबर आई कि आगरा से एक साधु आया है जो दावा करता है कि वो इस सोने के अंडे के रहस्य को जानता है। अकबर ने उसे बुलाया। वो लंबा सा, काले वस्त्रों में लिपटा साधु था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, जहांपनाह, ये बत्तख कोई वरदान नहीं, ये शैतानी शक्तियों की देन है। अगर आप इसे अपने साम्राज्य में रखते हैं तो आने वाले समय में भारी विनाश होगा। इसे तुरंत त्याग देना ही उचित है। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई बोला, साधु सच कह रहा है। कोई बोला, ये हमें धोखा दे रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या राय है तेरी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, किसी साधु के शब्दों पर तुरंत विश्वास करना भी उचित नहीं। हमें पहले इसकी गहराई में उतरकर सच्चाई जाननी होगी। उसी रात महल के खजाने से सोने के अंडों की गिनती की जा रही थी। अचानक गिनने वाले सिपाही ने चीख मार दी। सब दौड़े। देखा कि अंडों में से एक अचानक धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। पूरा महल हिल गया। लोग कहने लगे, साधु सही कह रहा था, ये अंडे श्रापित है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा कि इसमें कुछ अनहोनी है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि घटना अजीब है, लेकिन हर अनहोनी के पीछे कोई कारण जरूर होता है। शायद हमें अभी उस कारण का पता नहीं। बीरबल ने उस रात खुद निगरानी करने का निश्चय किया। महल के एक अंधेरे हिस्से में बैठकर उन्होंने देखा, रामदीन अपनी बत्तख के पास बैठा था। बत्तख बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी चोंच से हल्की लाल रोशनी निकली। रामदीन घबरा गया और बोला, मां शक्तियों, हमें क्षमा करो, हमें धोखा मत देना। बीरबल ये सुनकर और भी हैरान हो गए। तो क्या रामदीन भी इस रहस्य से अनजान है और डर के साए में जी रहा है? दरबारियों के बीच धीरे धीरे लालच गहराता जा रहा था। कुछ लोग गुप्त रूप से सोच रहे थे कि क्यों न रामदीन से ये बत्तख चुराकर खुद मालिक बन जाए। सेनापति अबुल-फजल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, ये बत्तख अगर हमारे पास रही तो हमारे दुश्मनों को कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। हमारे पास असीमित सोना होगा। लेकिन राजा टोडरमल ने विरोध किया। जहांपनाह, हर चीज का हिसाब होता है। अगर ये वरदान होता तो रामदीन जैसे गरीब किसान को ये क्यों मिलता? इसमें कुछ तो छिपा हुआ राज है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। बीरबल ने एक योजना बनाई। जहांपनाह, क्यों न हम इस बत्तख की परीक्षा दूर जंगल में करें? वहां कोई दरबारी लालच में न होगा और हम बिना शोर शराबे के असली सच जान पाएंगे। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन अकबर, बीरबल, रामदीन और कुछ विश्वसनीय सिपाही एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक खुला स्थान चुनकर बत्तख को रखा गया। रात गहराई। अचानक बत्तख ने चीख जैसी आवाज निकाली और एक सोने का अंडा दिया। लेकिन इस बार अंडे से हल्की धुंधली धुआसी निकली। बीरबल ने देखा, अंडे पर अजीब सी लकीरें बनी थी, मानो कोई गुप्त चिन्ह हो। जहांपनाह, ये साधारण सोना नहीं, इसके भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है। बीरबल ने रामदीन को अलग बुलाकर सख्ती से पूछा, सच बता, तू क्या जानता है इन अंडों के बारे में? रामदीन रो पड़ा, हुजूर, मैं भी सच नहीं जानता, लेकिन एक बार एक बूढ़ा अजनबी मेरे गांव आया था। उसने मुझसे कहा, ये बत्तख रख ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। तभी से ये सोने के अंडे देने लगी। लेकिन हर बार अंडा मिलने के बाद मुझे डरावने सपने आते हैं। सपनों में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है
और कहता है कि इसकी असली कीमत एक दिन तुझे चुकानी पड़ेगी। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तो ये मामला सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि किसी अजनबी की साजिश भी हो सकती है। जब वे जंगल से लौट रहे थे तो बीरबल ने देखा कि दूर से कुछ अजीब लोग उन्हें देख रहे हैं। उनके कपड़े विदेशी लग रहे थे। बीरबल ने तुरंत गुप्तचरों को भेजा, लेकिन जब तक वे पहुंचे वो लोग गायब हो चुके थे। बीरबल ने सोचा, शायद यही लोग इस रहस्य के पीछे हैं। बत्तख और अंडे का खेल किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। महल लौटने पर अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो तू भी मानता होगा कि इसमें साधारण बात नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सच की डोर मेरे हाथ में है, परंतु उसका सिरा अभी नहीं मिला। जब तक उस बूढ़े अजनबी और इन रहस्यमयी लोगों का राज नहीं खुलता, तब तक इस बत्तख और सोने के अंडे का असली सच सामने नहीं आएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, तेरे ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है। सच चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, उसे उजागर कर। रामदीन अब पहले से भी ज्यादा भयभीत है। दरबार लालच और डर के बीच बंटा हुआ है। बत्तख अब भी सोने के अंडे दे रही है, पर हर अंडे के साथ उसका रहस्य और गहराता जा रहा है। फतेहपुर सीकरी का महल अब अजीब सा बोझिल हो गया था। जहां पहले हंसी, मजाक, शायरी और कला की बातें गूंजा करती थी, वहां अब केवल सोने के अंडे की चर्चा थी। हर कोने में लोग फुसफुसाते, ये अंडे आखिर है क्या? रामदीन की किस्मत क्यों बदली? क्या ये वरदान है या श्राप? बीरबल अब और भी सतर्क हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि ये रहस्य सिर्फ दरबार की नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की नींव को हिला सकता है। रामदीन इन दिनों बिल्कुल चैन से नहीं सो पा रहा था। एक रात वो अचानक चीख मारकर उठा। उसकी पत्नी घबरा गई। क्या हुआ? फिर वही सपना? रामदीन पसीने से भीगा हुआ था। हाँ, वही बूढ़ा, वही लाल आंखें। वो कह रहा था, तेरी किस्मत का हिसाब पूरा होने वाला है। हर अंडे की कीमत तुझे चुकानी होगी। उसकी पत्नी कांप गई। ये तो अपशकुन है, हमें ये अंडे त्याग देने चाहिए। रामदीन सिर पकड़कर बैठ गया। अब ये मेरे बस में नहीं। ये बत्तख, ये अंडे और ये सपना सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें अब उस बूढ़े अजनबी तक पहुंचना ही होगा। रामदीन की कहानी अधूरी है, रहस्य की जड़ वही छिपी है। अकबर ने आदेश दिया, गुप्तचर दस्ता तुरंत रवाना हो। आसपास के गांवों, नगरों और जंगलों में उस बूढ़े आदमी का सुराग ढूंढा जाए। चाहे वो साधु हो, जादूगर हो या कोई षड्यंत्रकारी, उसे सामने लाना ही होगा। बीरबल ने एक और योजना बनाई। जहांपनाह, क्यों न हम एक नकली खेल रचें। हम ये खबर फैलाएं कि सोने के सारे अंडे अब शाही खजाने में जमा कर दिए गए हैं। अगर उस बूढ़े का इन अंडों से कोई संबंध है तो वो खुद बाहर आएगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तेरी चालें हमेशा कमाल करती है। ऐसा ही किया जाए। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। खबर फैलाई गई कि सारे अंडे अब शाही खजाने में सुरक्षित हैं। 3 रातें शांति से बीती। चौथी रात को खजाने के आसपास अजीब परछाइयां देखी गई। गुप्तचरों ने बताया, हुजूर, कुछ लोग विदेशी वेशभूषा में महल की दीवारों के पास घूमते देखे गए, लेकिन जैसे ही हमने पीछा किया वे गायब हो गए। बीरबल ने सोचा, ये कोई साधारण खेल नहीं, यहां बाहरी ताकतें भी शामिल हैं। अगले दिन बीरबल ने उस सोने के अंडे की जांच की जिस पर अजीब लकीरें थी। उन्होंने खनन विशेषज्ञ और जौहरी बुलाए। एक जौहरी ने डरते हुए कहा, हुजूर, ये अंडा सिर्फ सोना नहीं, इस पर जो चिन्ह बने हैं वे किसी विदेशी लिपि जैसे लगते हैं। मैंने ऐसी लिखावट पहली बार देखी है। बीरबल की आंखें चमकी। तो ये सोना धरती से निकला साधारण खनिज नहीं, ये किसी और जगह से आया है और शायद किसी खास मकसद से यहां पहुंचा है। बीरबल ने एक गुप्त यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने केवल कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ जंगल का रुख किया, जहां पहले
वो बत्तख की परीक्षा कर चुके थे। घने अंधेरे में उन्हें पुराने पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा आश्रम मिला। वहां राख और जल चुकी लकड़ियां बिखरी थी। दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे हुए थे जो अंडे पर थे। बीरबल ने देखा, कुछ चिन्ह किसी नक्षत्र की आकृति से मिलते जुलते थे। तो क्या ये खगोल शास्त्र से जुड़ा रहस्य है? अचानक पीछे से आवाज आई, सही रास्ते पर हो बीरबल। सब चौंक पड़े। वही बूढ़ा अजनबी सामने खड़ा था। लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और रहस्यमयी मुस्कान। रामदीन घबराकर बोला, यही है वह, यही मुझे बत्तख देकर गया था। बीरबल आगे बढ़े, कौन हो तुम और ये अंडों का खेल क्यों रचा? बूढ़ा रहस्यमयी हंसी हंसा, मैं वह हूं जिसे लोग साधु कहते हैं, कोई जादूगर मानते हैं और कुछ पागल समझते हैं। लेकिन सच ये है कि ये अंडे तुम्हारे साम्राज्य की परीक्षा है। ये किस्मत नहीं, बल्कि जाल है। बीरबल ने तलवार खींचने वाले सिपाहियों को रोका, नहीं, इसे बोलने दो, ये आधा सच खुद सामने ला रहा है। बूढ़ा बोला, हर अंडा सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि हर अंडे के साथ एक ऋण बंधता है। जितने अंडे लोग लेते जाएंगे, उतना ही उनका भाग्य बंधता जाएगा। और जब ऋण पूरा होगा, तो उनकी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। रामदीन चिल्ला पड़ा, तो क्या मेरी आत्मा? बूढ़ा ठाका मारकर बोला, तूने शुरुआत कर दी है किसान। अब तेरी डोर उस ताकत से बंध चुकी है जिसे तू समझ भी नहीं सकता। इतना कहकर बूढ़ा धुएं में लुप्त हो गया। महल लौटकर अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, ये तो बहुत बड़ा संकट है। अगर ये सच है तो सोने के अंडे हमारी सल्तनत के लिए अभिशाप बन सकते हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, बूढ़ा अजनबी झूठ भी बोल सकता है और आधा सच भी। हमें उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यह मानना होगा कि यह खेल सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि किसी बड़ी ताकत का हिस्सा है। इसी बीच खबर आई कि सम्राट के पास विदेशी दूत आए हैं। वे एक अजीब प्रस्ताव लेकर आए थे। जहांपनाह, एक दूत बोला, हमारे राज्य में भी ऐसे ही सोने के अंडे पाए जाते हैं। ये हमारी धरोहर है। हमें लगता है कि जो अंडे आपके यहां प्रकट हुए हैं, वे उसी रहस्यमयी स्रोत से जुड़े हैं। हम उन्हें वापस लेना चाहते हैं। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो क्या ये सब विदेशी षड्यंत्र है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, सच अभी पर्दे के पीछे है। दूतों का आना भी शक पैदा करता है। हो सकता है ये अंडे उनके हों, पर हो सकता है वे झूठ बोल रहे हों। उस रात रामदीन के घर अचानक हमला हुआ। अजनबी सैनिकों ने उसके परिवार को बांधने की कोशिश की। सौभाग्य से गुप्तचर सतर्क थे और उन्होंने उन्हें रोक लिया। लेकिन भिड़ंत में एक सैनिक ने अजीब हथियार निकाला, जिस पर वही चिन्ह खुदे थे। लड़ाई के बाद जब हथियार जांच के लिए दरबार में लाया गया, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। हथियार की धार चमकती थी, मानो उसमें भी वही रहस्यमयी शक्ति भरी हो। अब सब स्पष्ट हो गया कि मामला सिर्फ सोने का अंडा या बत्तख का नहीं, ये किसी गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, रहस्यमयी ताकत और शायद काले जादू से जुड़ा है। रामदीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार कहता, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे ये बत्तख मिली? मैंने तो बस इसे पाला। बीरबल सोच में डूब गए। ये खेल बहुत गहरा है। ये किस्मत का वरदान नहीं, बल्कि किसी शक्ति का इम्तिहान है। और अब ये केवल रामदीन की कहानी नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की सुरक्षा का सवाल है। दरबार अब खामोशी और बेचैनी से भरा हुआ है। रामदीन टूट चुका है। विदेशी ताकतें षड्यंत्र रच रही है। बूढ़ा अजनबी अधूरा सच बताकर गायब हो गया है। बीते दिनों की घटनाओं के बाद अकबर खुद कम बोलते। उसकी आंखों में वही सोंधी सी चिंता थी जो किसी राजा के लिए सबसे खतरनाक होती। अपनी प्रजा का वाजिब अधिकार रखने और साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाने का दोगुना बोझ। बीरबल हर सुबह किले के आंगन में स्केच जैसा चिंतन करते, सोचते कि हर रहस्य के पीछे कोई इंसान रहता है और इंसान के दिल में अक्सर जवाब छुपा होता है। रामदीन की हालत दयनीय हो चली थी।
रातों को अचेत किस्म के सपने, दिन में पलक झपकते लोग उसकी ओर नजरें टिकाते। उसकी पत्नी हमेशा भयभीती खड़ी रहती। बच्चों की हंसी भी अब कुछ झिझकी सी लगती। अंडे दे रही वो बत्तख, जो कभी घरेलू जीव थी, अब उस परिवार का संकट बन चुकी थी। रामदीन के मन में पछतावे और भीख सी गहरी थी। उसने सोचा था कि एक अंडा, फिर दो, फिर सोना, ये सब सुख लाएगा। पर सुख का उत्सव अक्सर साया छोड़ जाता है, और रामदीन अब उसी साए में जी रहा था। बीट बीट कर बीरबल ने दरबार में कुछ भरोसेमंद लोगों की टोली बनाई। उनमें अकबर का पुराना सहायक तोदरमल, कुछ अनुभवी गुप्तचर और 2-3 निष्ठावान सिपाही। लक्ष्य था बूढ़े अजनबी का पिछला चोला उजागर करना और विदेशी दूतों के दृष्टिकोण का अर्थ समझना। बीरबल जानते थे कि जो लोग बाहरी रूप से तेज दिखते हैं, जरूरी नहीं कि उनके इरादे साफ हों, और जो धुंधले दिखते हैं, अक्सर वही असली राज छुपाते हैं। पहला संकेत मिला महल के पास के एक पुराने मंदिर के खंडहरों में। वहां जो चिन्ह दीवारों पर उकेरे गए थे, वे अंडे पर अंकित चिन्हों से मिलते थे। चिन्हों की आकृति किसी तारकीय व्यवस्था जैसी लगती। नक्षत्रों के संकेत, रेखाएं और एक केंद्रीय वृत्त जिसमें छोटा सा निशान काला सा चमकता। बीरबल ने इन संकेतों को केवल मिथक नहीं माना। उन्होंने स्थानीय विद्वानों से पूछताछ कराई। एक अर्ध भुला हुआ ज्योतिषी बोला, ये चिन्ह किसी पुराने तारकीय पंथ से मिलता है, जो आकाश और धरती के बीच द्वार बनाने की बात करता था। ये सुनकर बीरबल के मन में और भी प्रश्न उठे। क्या ये सब जिस शक्ति से जुड़ा है, उसका संबंध आकाश रहस्य एस्ट्रल से है? क्या ये कोई वैज्ञानिक या अलौकिक प्रविष्टि है? उसी बीच विदेशी दूतों की शाही ऑडियंस हुई। वे सज्जन शांत थे, पर उनकी आंखों में ठंडा स्वाभिमान था। उनका प्रतिनिधि बोला, हमारे प्रदेश में भी ऐसे विचित्र अंडे समय समय पर पाए जाते हैं। हमारी विद्या और हमारी रीतियां इस पर कुछ कहती है। हम चाहते हैं कि हम आपसे सहयोग करें, और यदि आवश्यकता होगी, अंडों की उन्हें जांच पड़ताल साझा करें। अकबर ने कहा, अगर ये उनकी विरासत है तो प्रमाण दो। परंतु दूतों ने प्रमाण के स्थान पर एक प्रस्ताव रखा। वे बहुमूल्य शर्तों पर संबंधित तकनीशियनों और विशेषज्ञों को भेजने को तैयार थे, जो इन अंडों की विज्ञान प्राप्ति कर सके। बीरबल ने सजग होकर देखा। किसी भी विज्ञान के पीछे आर्थिक और राजनैतिक हित होते हैं। तभी गुफ्त गुफ्त में महल के पास ही एक रात्रि हमले का प्रयास हुआ। विदेशी वेशभूषा वाले कुछ छद्म सैनिकों ने रामदीन के घर घेरा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अंडों को जब्त करना या बत्तख को हड़प लेना। लेकिन गुप्तचरों ने पहले ही सतर्कता बरती और हमले को विफल कर दिया। उनके पास जो हथियार पाए गए, उन पर वही चिन्ह अंकित थे। उन चिन्हों की संरचना और चमक किसी साधारण लोहे की धार नहीं थी। ऐसा अनुमान हुआ कि वे किसी अजीब मिश्र धातु या ऊर्जारहित अस्त्र थे, अर्थात जहां विज्ञान और जादू का मिलन होता है। बीते दिनों में बीरबल ने यह भी देखा कि हर अंडे के मिलने के बाद रामदीन के सपनों की तीव्रता बढ़ती जाती थी। सपनों में वही बूढ़ा अजनबी और वही लाल आंखें बार बार आते। पर इन सपनों में एक और चीज कम और कम दिखाई पड़ती। एक रूप रहस्य, कुछ स्क्रॉल जैसी वस्तु, जो बूढ़ा अक्सर पकड़ कर रख लेता और फिर किसी पत्र में कुछ लिखकर किसी अन्य को सौंप देता। उसी पत्र के कुछ शब्द जैसे कि हिसाब, दायित्व, उपहार ऋण बार बार दिखाई देते। बीरबल ने जब रामदीन से खुलकर पूछा, तो उसने बताया कि बूढ़ा न तो गांव का साधारण आदमी था, नहीं कोई व्यापारी। उसकी वाणी और उसकी आंखों में किसी खास प्रकार की आदेशात्मक ठहराव था। बीते सप्ताह में बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने महल के सब अंडों को एक कक्ष में इकट्ठा करा के उन पर निगरानी बढ़ाई, पर सार्वजनिक रूप से ये खबर फैलाई कि अंडों को शाही खजाने में से बाहर निकालकर बेच दिया गया। बीरबल जानते थे कि किसी चालाक शख्स के लिए ट्रैप रखना ही असली बुद्धि है, और उनके ट्रैप ने काम किया। रात के एक सन्नाटे में महल की दीवार के पास अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखाई दी।
तुरंत पीछा किया गया, पर वे परछाइयां गुम हो चुकी थी। पर जिस जगह पर वे उड़ गए थे, वहां कुछ बूते पड़े थे, कुछ विदेशी घास की पत्तियां, कुछ जलती हुई राल जैसी गिरे छूटे कण और एक अर्ध जलता हुआ घिसा हुआ कागज। कागज एक प्रकार की पुरानी स्क्रॉल निकली, जिस पर लिखावट विदेशी थी, मगर उसमें मध्यकालीन संस्कृतियों के कुछ संकेत मिल रहे थे। बीरबल ने इस कागज के अंश को एक गुप्त विशेषज्ञ, जो दुर्लभ भाषाओं का जानकार था, को दिखाया। उसने कहा, यह लिखावट आकाश गुणात्मक है। इसमें नक्षत्रों का वर्णन है और उधार के नियम लिखे गए हैं। एक तरह की चेतावनी कि जो भी ये वरदान लेगा, उसे लौटाना समय आएगा, और वो लौटाना केवल सोने या माल से नहीं होगा, बल्कि जीव शक्ति से भी नापा जाएगा। जब ये बात अकबर के कानों तक पहुंची, तो महल में भारी मौन रहा। सब समझते कि मामला अब केवल राजनीति नहीं, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक और शायद अस्तित्व संबंधी हो चुका है। कुछ दरबारियों ने कहा कि अगर ये शक्ति किसी विदेशी पंथ से आती है, तो अंडों को वापस करणीय समझकर उनके मालिकों को सौंप देना चाहिए। परंतु बीरबल ने साफ कहा, हमें पहले सच जानना होगा। किसी भी निर्णय से पूर्व हमें यह देखना होगा कि इस शक्ति का स्रोत क्या है। तब बीरबल ने स्वयं रामदीन को एक अजीब प्रस्ताव दिया। तुम्हें अपने उस पक्ष को जानना होगा जिसने ये सब तुम्हें दिया। मुझे उस बूढ़े की जड़ तक पहुंचना है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमको फिर से वही सपने दिखेंगे, पर इस बार हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सपनों की तह खोलेंगे, और जो संकेत वहां मिलेंगे, उन्हें थाम कर आगे बढ़ेंगे। रामदीन के पास राह कम थी। या तो वो अपनी जिंदगी का बोझ लेते हुए मरता, या सच का सामना करके खुद को आजाद करने की जद्दोजहद करता। उसने बीरबल का हाथ थामा। रात आई, और तीनों, बीरबल, रामदीन और एक अनुभवी गुप्तचर, बहुत देर तक जागते रहे। वे उसी आश्रम की ओर गए जहां बीरबल को पहले चिन्ह मिले थे। वहां का माहौल अब बदला हुआ था। पिछली आग की राख अब गहरी और फैल चुकी थी। बीरबल ने ध्यान से आसपास के हर निशान को पढ़ा। एक वृत्ताकार चिन्ह के अंदर बार बार दो रेखाएं मिलती, और बीच में एक खाली सा निशान था, मानो किसी चीज का ठिकाना। अचानक रामदीन की सांसें तेज हुई। उसने वही आवाज सुनी जो महीने भर से उसे खौफ में रख रही थी। वही बुदबुदाहट और वही फुसफुसाना। तेरा समय निकट आ रहा है, आवश्यक हिसाब। आवाज हवा में गूंजी, पर इस बार उसे सुनने लायक कुछ और था। एक अनछुआ स्वर, मानो शब्दों के अंदर छुपा हुआ संगीत। बीरबल ने अपने आप को थामते हुए कहा, जो भी है, ये केवल डर नहीं, संकेत है। ध्यान से सुनो। रामदीन ने आंखें बंद की और देखा। एक परछाई उसके सामने उभरी जो बूढ़े जैसी थी, पर विचित्र रूप में। उसके हाथ में वही स्क्रॉल था, पर स्क्रॉल खुलते ही उसमें से हल्की रोशनी निकली और उसमें शब्द न होकर चित्र निकलने लगे। चित्रों में अंडों, चक्रों, राशियों और लोगों के चेहरे थे, पर हर चेहरे के मुंह पर एक खाली ठिकाना छोड़ा गया था, जैसे कि उनकी कहानी अधूरी थी। बीच रात में बीरबल ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस चित्रों के क्रम में एक चेहरा था जो बीरबल के अपने चेहरे से मिलता जुलता था। बीरबल का दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसी चित्र के नीचे एक छोटी सी रेखा लिखी थी, जो हथियार बंद हो वो ही लेखा दे। ये पंक्ति बीरबल के कानों में कुछ गूंजती रही। सुबह से पहले ही गांव के एक कोने में अचानक हल्ला हुआ। गुप्तचर एक और सुराग लेकर आए। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से उस आश्रम के पास रहती थी, लहुजों से थरथर कांपती आ पहुंची। उसने बताया कि वर्षों पहले भी यही कुछ हुआ था। एक अत्यधिक जिज्ञासु विद्वान, एस्ट्रोनॉमर और उसके साथ ही कुछ नए पथ तैयार कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि आकाश और धरती के बीच कुछ ऐसे द्वार बनाए जाएं जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करें। परंतु डरावनी चीजें घट गई और विद्वान गायब हो गए। उस विद्वान का नाम एक पुराना नाम नवा बहौर जैसा कुछ था, जिसे इतिहास में लोग गमवई विद्वान मानते थे।
अब रेखाएं जुड़ने लगी। विद्वान, अंडे, चिन्ह और विदेशी दूत जो ये दावा कर रहे थे कि ये उनकी विरासत है। बीरबल ने महसूस किया कि जो चीज वे खोज रहे थे वो सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक परख थी, एक परीक्षण था जिसे कोई शक्ति या समूह वर्षों से संचालित कर रहा था। शायद वो शक्ति उस अतीत के रहस्यमय विद्वान के ज्ञान से उपजी थी। बीच के कुछ दिनों में महल में एक तेज बहस हुई। अंडों को नष्ट कर दिया जाए या उन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ ने कहा कि नष्ट करना ही समाधान है, क्योंकि जितना भी साथ जुड़ा होगा वो खतरा जन्म देता रहेगा। पर बीरबल ने कहा, नष्ट करने से हम उस रहस्य के स्रोत को नहीं जानेंगे, और अनजानपन हमेशा अंधेरे में ही खतरा बढ़ाता है। हमें उस स्रोत का सामना करना होगा। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई, जो न केवल परीक्षण थी, बल्कि आत्मपरख भी थी। उसने कुछ खास लोगों को चुना, रामदीन, तोदरमल, 2 विश्वसनीय सिपाही और एक विदेशी भाषाविद, और रात के अंधेरे में वे सब आश्रम के भीतर गए। वहां उन्होंने एक वृत्त बनाया, चिन्ह पढ़े और उस स्क्रॉल को खोल कर रख दिया, जैसे कि वे किसी अनुबंध को पढ़ रहे हों। स्क्रॉल के खुलते ही हवा की स्वरलय बदली, एक ऐसा संगीत जो सुनने में मधुर और भयभीत कर दोनों था। पर अचानक, उसी क्षण, जैसे किसी ने रस्सी खींच दी हो, आसपास की हवा में कुछ हलचल आई और एक आकृति बनी, न तो पूरी तरह मानव, नहीं पूरी तरह प्रकाश। वो बोली, कहा तुमने मेरी देन ली? किसने मेरी किल्लत का ज्ञान लिया? आवाज में दुख और मामूली क्रोध था। बीरबल ने धीमे से कहा, हमने तुझे लेखा लेने के लिए नहीं बुलाया। हमने तेरे कारण जो भी नुकसान हुआ उसके बारे में जाना है। हम समझना चाहते हैं कि क्यों लोग तुझसे जुड़े बिना भी जुड़ जाते हैं। आकृति की आंखों में कुछ नरमी आई, पर उसकी ऊर्जा अभी भी कठोर थी। उसने कहा, जो वस्तु दी गई वो परीक्षा थी। जो भी उसे लेता वो उसके नियम मानता। ये नियम आसान नहीं, पर हर नियम का उद्देश्य होता है, संतुलन। यदि मनुष्य लालच से इसे लेता है तो संतुलन बिगड़ता है। बीरबल ने ठीक उसी समय एक सवाल किया, तो किसने तुम्हें ऐसा बनाने का आदेश दिया? प्रकट आकृति ने शायद पहली बार झिझक दिखाई। उसने कहा, ये आदेश किसी मानव का नहीं, ये किसी समय की वो साजिश है जो खगोल और धरती के बीच गूंजती है। पर हां, इंसानों ने इसको विद्या और इच्छा दोनों से जोड़ दिया। उस रात आश्रम में जो हुआ वो किसी की कल्पना से ऊपर था। बीच बीच में आकृति ने संकेत दिए, कुछ दंडात्मक बातें, कुछ अनुरोध, और सबसे अहम एक शर्त, जो कुछ दिया गया है उसके बदले में एक ठीक ठाक लेखा मांगा जाएगा, न केवल वस्तु का पर आत्मा का भी। बीरबल के मन में प्रश्न उबल पड़े। अगर ये सच है तो क्या रामदीन और जो लोग अंडे ले चुके हैं उनका भाग्य वास्तव में बेचा जा चुका है? और अगर ऐसा है तो उसे कैसे लौटाया जाए? ये प्रश्न बीरबल के अंदर आग लगा गया। अगले दिन जब वे महल लौटे तो बाहर अफवाहें असंख्य थी। कुछ लोग कहते कि बीरबल और अकबर ने अंडों को सार्वजनिक कर दिया है। कुछ कहते कि विदेशी दूत कुछ बड़ा करने वाले हैं। पर सच्चाई यह रही कि बीरबल ने एक फैसला लिया जो न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम इस दायरे में तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब हमें पूरा सच मिल जाए। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि या तो हम इसकी तह खोलें या फिर इसे ऐसे सुरक्षित रखें कि कोई लालची हाथ उससे लाभ न उठा सके। पर एक बात स्पष्ट है, हम किसी भी मिसाल को हल्के में नहीं छोड़ सकते। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, पर एक और बात, अगर ये शक्ति वास्तव में हमारी आत्माओं को कर्जदार बना रही है तो हम क्या कर पाएंगे? क्या हम अपनी प्रजा की आत्मिक आजादी को सुरक्षित रख पाएंगे? बीरबल ने कुछ पल तक खामोश रहे, फिर बोला, अगर हमें यह सच मिल जाए कि लोग जानबूझकर लालच के चलते इसकी कीमत चुकाते हैं तो हम सजा का निर्धारण कर सकते हैं। परंतु अगर यह बाहरी षड्यंत्र है और हमारे लोग शिकार बने तो हमें पहले उन शिकारों को छोड़ना होगा।
बीरबल और अकबर ने मिलकर निर्णय लिया, बिल्कुल स्पष्टता से, बिना जल्दीबाजी के वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फैसले के समय ने एक नया तत्व प्रस्तुत किया। वो विदेशी दूत, जिनका स्वर और व्यवहार मधुर था, वे फिर एक प्रस्ताव लेकर आए। उनके पास ऐसी तकनीक थी जो अंडों के अंदर की ऊर्जा को माप सकती थी। पर इसके बदले वे कुछ मांग रहे थे, कुछ ऐसा जो महल के लिए अत्यंत मूल्यवान था, राजनीतिक और सामरिक सीलन का कुछ हिस्सा। बीरबल ने जो आश्रम में देखा था, वो केवल संकेत नहीं था, वो चेतावनी और एक शर्त दोनों थी। पर अब समय आ गया था कि सभी निशानों को मिलाकर सच्चाई सामने लाई जाए, और उसे समझने के बाद छां की तरह पड़ी उस शक्ति को जड़ से उखाड़ देना अनिवार्य था। सबसे पहले बीरबल ने बुलाया उन सब लोगों को जिनका नाम इस आत्मीय जांच में आया था। अकबर, तोदरमल, कुछ भरोसेमंद सिपाही, विदेशी भाषाविद और वही रामदीन। दूतों को महल में स्पष्ट सूचना दी गई कि अब कोई छलकपट काम नहीं करेगा। इस बहस में या तो खुलापन होगा या प्रत्यक्ष संघर्ष। दूत, जो पहले मधुर वाग्मिता में आए थे, अब चुनौती पाकर गंभीर दिखने लगे। पर उनकी आंखों में अब भी वही गुप्त अपेक्षा थी कि वे इस शक्ति के अवशेष अपने प्रदेश में ले जाएंगे। 20 दिन की कड़ी जांच के बाद जो निष्कर्ष निकले वे सरल पर दुर्लभ थे। अंडे शुद्ध सोने के बने थे, पर उनमें प्रवेशित धातु किसी साधारण खनिज की तरह नहीं थी। उसमें एक तारकीय धातु का अणुचिन्ह था, जिसे परंपरा में नक्षत्र धातु कहा गया। प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता था। कहा गया था कि नक्षत्र धातु आकाशीय वस्तुओं के गिरने और पृथ्वी पर बने रह जाने से उत्पन्न होती है। पर एक अलग परंपरा बताती थी कि यह धातु तभी जीव बंधन का कार्य करती है जब उसे किसी इरादे से सूचित किया जाए, यानी किसी मानव आकांक्षा, लालच के साथ संधि कराई जाए। ये वही बात थी। अंडे तब तक केवल धन थे जब तक कोई दिल से उनके लिए इच्छा कर रहा था। पर पूछताछ में यह भी खुला कि जिसने ये व्यवस्था बनाई थी, वो हाल की किसी चालबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पहले एक विद्वान और उसकी टोली की अधूरी खोज का नतीजा था। उस विद्वान का नाम इतिहास में मिसरा हुआ था, नवाबेहर। उसने आकाश और धरती के बीच एक सूक्ष्म द्वार खोलने के उपाय खोजे थे, ताकि मनुष्यों की सबसे तीव्र इच्छाएं एक केंद्र पर बुनी जा सके और उनसे परीक्षा ली जा सके। परंतु नवाबेहर और उसकी टोली में कुछ आनंदोत्साही लोग थे, जिन्होंने प्रयोग को लालच से जोड़ दिया। उन्होंने नक्षत्र धातु के कुछ अंशों को पद्यबंध कर अंडों का रूप दिया और उसे समाज में फैलाया, ये सोचकर कि विरासत और शक्ति एक साथ आएंगी। समय के साथ ये पंथ कमजोर पड़ा, प्रयोग छिपा दिया गया और राक्षसी प्रभावों का भय फैल गया। और बूढ़ा अजनबी, उसकी पहचान भी अब साफ दिखी। वो प्राचीन पंथ का शिष्य नहीं था, वो उस पंथ का एक संकल्पित रक्षक, नवाबेहर की वंशावली का वो अंतिम जीवित नाम था जिसे वर्षों ने कठोर कर दिया था। उसकी लाल आंखें उस पीढ़ियों के एहसासों की निशानी थी। वो नहीं चाहता था कि जो गुनाह पहले हुए थे वे अनसुलझे ही रह जाएं। इसलिए वो, सख्त और कठोर दोनों, वो आया था कर्ज का हिसाब मांगने। पर उसकी आधी बातें जो वो दरबार में कह गया था, वे डर और चेतावनी थी, न कि न्याय। उसने कभी नहीं कहा कि वो आत्माओं की चाहत में लिपटकर लोगों की कीमत छीनना चाहेगा। वो केवल चाहता था कि जो हुआ उसे वापस कर दिया जाए, और वो तरीका सदियों से माना गया था। अंडे लौटाना और उनसे जुड़ी आत्मिक कड़ी काटना। बीच की कड़ी में जो विदेशी दूत खड़े थे, वे किसी समृद्ध समुद्री राज्य के प्रतिनिधि थे, जिनके पुरखों ने भी नवाबेहर के प्रयोग से कुछ लाभ उठाए थे। वे ये समझते थे कि अंडों का आधार शोध, एस्ट्रल, था और वे उसे वापस पाना चाहते थे। पर उनकी चाह सत्ता और लाभ की चाहत भी थी। जब प्रमाण सामने आए कि ये अंडे विरासत नहीं बल्कि परीक्षा का हिस्सा है, तो उनकी असली मंशा सच्चे रूप में प्रकट हुई। वे इन अंडों को नष्ट नहीं करना चाहते थे,
नहीं वापस देने वाले थे। वे इनसे प्रयोग करना चाहते थे और अपनी सत्ता सुनिश्चित करना चाहते थे। यही वजह थी कि कुछ छद्म हथियार और घात प्रयास किए गए। अब समाधान के कदम ठोस हुए। बीरबल ने 3 विकल्प सामने रखे: विनाश, वापसी और परित्याग। विनाश असंभव था, क्योंकि नक्षत्र धातु को नष्ट करने पर अनियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न हो सकती थी। परित्याग का अर्थ था अपूर्ण न्याय देना। इसलिए वापसी यानी सही शर्तों पर मुक्तिकरण ही सबसे हितकर विकल्प था। इस शर्त का आधार था, अंडे स्वयं तभी शांत होंगे जब जिनके पास वे आए हैं वे स्वेच्छा से अपनी लालसा छोड़ें और उन वस्तुओं का त्याग करें। और साथ ही जो शक्ति उन्हें बांध कर रखती थी, अर्थात नक्षत्र धातु के अंश, उसे वैकल्पिक रूप से आकाश को लौटा दिया जाए। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। आत्मिक बंधन को तोड़ने के लिए एक क्रिया आवश्यक थी, जिसमें विश्वास, त्याग और सामूहिक सहयोग चाहिए था। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति, चाहे शाही आदमी हो या किसान, अपने अंडों के बदले अपना वैभव और लालच त्याग कर देगा और सार्वजनिक रूप से कसम खाएगा कि वो फिर कभी अपने कर्म से किसी का शोषण नहीं करेगा, वो कर्ज मुक्त होगा। जो ये नहीं करेगा, उसके लिए राजदंड तय होगा। रामदीन ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसने शान और लालच का दोष समझा और अपने परिवार की आंखों में भय देखा। उसने सोचा कि वो जानबूझकर अपनी आत्मा न बेचने दे, इसलिए वो सबसे पहले आया और बोला, ये मेरी परीक्षा थी। मैं अंडे लौटाता हूं, परंतु मैं ये भी चाहता हूं कि जो भी इससे प्रभावित हुए, चाहे जिन्होंने अंडे लिए हो या लाभ उठाया हो, उन्हें भी वही अवसर मिले। उसकी ये घोषणा महल में मौन ला दी। कुछ धनिकों ने मुकरने की कोशिश की, पर अकबर ने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान है। दूत और उनके दल चीखे मारकर विरोध करने लगे, पर जब बीरबल ने उन्हें पुरानी स्क्रॉल के कुछ पन्नों पर दिखाया कि ये व्यवस्था किस तरह से मानवीय लालच को पहचान कर उसे दंड देती है और कि ये प्रयोग उन्हीं लोगों तक पुराना हित पहुंचाने के लिए नहीं था, तो उनके नेता का भी मन झिझक गया। अंततः वे उस मार्ग पर आए जिसमें वे अंडों के कुछ नमूने अपने साथ ले गए, पर शर्त यह रही कि वे उन्हें प्रयोग के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि उन अंशों को समुद्र में प्रवाहित कर देंगे, जहां उनकी ऊर्जा पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन से दूर न रह सके। सार्वजनिक सभा में जिन जिन लोगों के पास अंडे थे, वे सब एक एक करके आए। जो लोग नोच नोच कर दान और लेन देन से समृद्ध हुए थे, उन्होंने भी श्रमपूर्वक अपना अधिकार त्यागा। कईयों ने क्रोध और अपमान का अनुभव किया, कुछ ने उसे पाखंड कहा, पर अधिकांश ने समय की जागरूकता में माना कि कुछ भी धन आत्मा से महंगा नहीं। रात्रि के समय वो विधि की गई, स्क्रॉल को पढ़ा गया, नक्षत्र धातु अंशों को एक विशेष तालाब में वापस किया गया, जहां बीरबल और जानकार विद्वानों ने पुरानी मंत्र रचना करके उन्हें उस रूप में लौटा दिया जो अब केवल शांत धातु था, न कि जीव बांधने वाली शक्ति। बूढ़ा अजनबी वही मौजूद था। उसकी आंखों में पहली बार वो नरमी थी जो किसी मानवीय संतोष का प्रतीक थी। उसने बताया कि उसका कर्तव्य रहा कि वो उन कर्जों को चुकवाए, पर अब जब लोग स्वयं अपनी गलतियों की पूर्ति कर रहे थे, तो वो स्वयं भी मन से मुक्त हुआ। उसने एक छोटी मुहर पृथ्वी पर रखी और फिर शांतिपूर्वक विदा ले ली। विदेशियों के साथ समझौता हुआ। वे मंडल के कुछ अंश लेकर चले गए, पर शपथ के साथ कि वे उसे किसी प्रयोग में उपयोग न करेंगे और धरती को भीषणता के लिए नहीं विचलित करेंगे। अकबर ने सख्ती से कहा कि जो भी वे उठा ले जाएंगे वो सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज होगा, ताकि भविष्य में कोई भी लिप्तता नहीं कर सके। और रामदीन, उसने अपना सारा धन देने का प्रस्ताव रखा, पर बीरबल और अकबर ने उसे रोका। अकबर ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी मजबूरी थी, पर तुम्हारे साहस ने हमें एक बड़ा सबक दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है, अपनी खेती संवारो और अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाओ। रामदीन ने नम आंखों से सिर झुकाया और गांव लौट आया।
उसने अपने घर में वही सामान्य जीवन अपनाया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी लौट आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जीवन का असली मूल्य संपत्ति नहीं, पर संस्कार और सहमति है। अकबर ने पार्श्व में कुछ कठोर कदम भी उठाए। उन्होंने उन अधिकारियों को दंडित किया जिन्होंने लालच में उनकी शाही शक्ति का दुरुपयोग किया, और कुछ नियम बनाए कि भविष्य में ऐसी किसी वस्तु का लाभ सार्वजनिक मार्ग से ही लिया जाएगा। बीरबल को राज्य की आज्ञा के साथ एक नई समिति की भी जिम्मेवारी दी गई, जो अतीत के खतरों का अध्ययन करेगी, ताकि पुनः कोई पंथ या प्रयोग मानवता पर भारी न पड़े।